ये t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 0 पर मैंने आपको पार्टिकल दिखाया है, द होल दैट पार्टिकल विच goes to a maximum displacement of 2a at this instant is going downwards and it is at a height of root 3 by 2a at this instant of t equal to 0. तो आपको बताना है कि इस वेव की इक्वेशन क्या होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है वो एट t इक्वल टू 0 पर नीचे जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव or equation of displacement of this standing wave if the particle is going downwards and at t equal to 0 it is at a point of root 3 by 2a. आ गई इक्वेशन वेव की सर? टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी 120 प्लस 120। चलो देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ये पॉइंट तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर जहां पर x इज इक्वल टू 0 है वहां पर नोड बन रहा है, तो ऐसी इक्वेशन से ये सेटिस्फाई होगा जिसमें x 0 करने पर हमें नोड मिले। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अपने मैक्सिमम पे नहीं है ना। जो हमने वेव का इक्वेशन लिखा था उस केस में हमने देखा था कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल वाज एट इट्स मैक्सिमम। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल अपने मैक्सिमम पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टाइम वाला फेज है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। टाइम वाला फेज, इनिशियल फेज ऑफ फॉर टाइम विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इनिशियल फेज ऑफ टाइम कुछ तो आएगा, इनिशियल फेज ऑफ टाइम कुछ तो आएगा और वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अराइजेस कि भाई इनिशियल फेज ऑफ टाइम अगर कुछ आएगा तो वो कितना आएगा, कैसे आएगा। तो उसके लिए आप सिंपल सी बात है कि मैंने बोला था कि उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि आप ऐसे सर्कल बना लें फेस का, फेजर बना लें इस तरह से। और इसको आप मान लो 2a है तो इधर भी 2a है, ये प्लस 2 है तो ये माइनस 2 है। अब आपको देखो तो ये पार्टिकल की पोजीशन इज पॉजिटिव बट इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। पोजीशन पॉजिटिव इसलिए बिकॉज इट इज स्टिल अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये अभी भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो पोजीशन पॉजिटिव है। बट इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी डाउनवर्ड से, तो वेलोसिटी कैसी आएगी, वेलोसिटी वुड कम आउट टू बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव है बट पोजीशन पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये किस क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल होता है, तो ये वाला क्वाड्रेंट जिसमें पोजीशन पॉजिटिव होती है और वेलोसिटी कैसी होती है सर, वेलोसिटी नेगेटिव होती है। बिकॉज ये सारा कुछ पहले सिखा चुका हूं मैं, पहले बता चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। एनीवेज, जहां पर पार्टिकल है वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है रूट 3 बाई 2a। और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इस वाले पार्टिकल का वो कितना हो सकता है, 2a। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, एंड दिस एंगल विच इज cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो रूट 3 बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 4 आ रही है। नहीं तो आप लोगों को पता नहीं 120 कहां से लिख रहे थे। cos थीटा की वैल्यू आ रही है सर रूट 3 बाई 4। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स, cos इनवर्स।
√3/4 एम आई करेक्ट? cos इनवर्स √3/4 आ रही है। इसका मतलब अगर हम टाइम में इसका इनिशियल फेज मैंने बोला था यहां से काउंट करोगे, ठीक है, ओके। तो फेज यहां से काउंट करोगे, t इक्वल टू 0, यहां से आप इमेजिन करो और यहां से सोचो आप, ये जो हमारा इनिशियल फेज है वो इनिशियल फेज पूरा का पूरा यहां से ये पूरा ये पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देखो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे सर a साइन kx इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90 प्लस ऑफ दिस cos इनवर्स √3/4, 90 प्लस cos इनवर्स √3/4। समझ आई बात? अगर हमें √3/4 की वैल्यू पता होती तो √3/4 की वैल्यू रख देते, बट हमें √3/4 की वैल्यू पता नहीं है तो हम वैल्यू तो नहीं रखेंगे, बट हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि इट वुड बी इक्वल टू cos इनवर्स √3/4। हो गया सर? चलिए और चीजें सीखते हैं। अब मैं इक्वेशन दूंगा, उससे हमें स्टैंडिंग वेव का ग्राफ बनाना है या स्टैंडिंग वेव दिखानी है। इक्वेशन से हम स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। आप पहले इसको नोट करिए जल्दी। ये नोट करके बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको एक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ kx प्लस ऑफ π/6 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और नॉट? पहले तो ये बताओ, फर्स्ट टेल मी वेदर इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और नॉट। इज इट इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और नॉट? ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है या नहीं है? है। अच्छा सर, अगर ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है तो इस स्टैंडिंग वेव को हमें ड्रॉ करना है। मेरा सवाल ये है कि वी हैव टू ड्रॉ दिस स्टैंडिंग वेव जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। अभी मैं क्या दे रहा था, अभी तक जो मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा था उसमें मैं आपको वेव दे रहा था और उसमें आपको मैं इक्वेशन लिखवा रहा था। अब मैंने आपको इक्वेशन दिया है और मैं आपको वेव ड्रॉ करवा रहा हूँ। फिर से सुनिए, अभी तक के क्वेश्चन में मैंने आपको वेव दिया था, मतलब वेव ड्रॉ कर दिया था और आपको इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है। अब जो मैंने किया है वो ये है कि इक्वेशन दे रहा हूं मैं और आपको वेव ड्रॉ करना है। तो हाउ वी विल ड्रॉ द वेव? तो अगर हम वेव को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहली बात कि इसका जो नोड होना है, नोड वो कहां पर बनेगा, नोड कहां पर बनेगा, सबसे पहला पॉइंट कि नोड कहां पर होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम रूट जो मैक्सिमम 2a डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचता है पार्टिकल, वो इस समय t इक्वल टू 0 पर वो कहां पर होगा। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये इक्वेशन ऐसे होती, तुम पहले समझो इस बात को पूरी की पूरी, y इज इक्वल टू 2a साइन kx साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर ये पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसे होती तो इस केस में अपन ये कह सकते थे कि भाई x को अगर हम जीरो कर देंगे, x को अगर हम जीरो कर देंगे तो हमें ये दिख जाएगा कि भाई पार्टिकल जो x जीरो पर है उसका डिस्प्लेसमेंट दिख जाता है कि वो जीरो है। और दूसरा टाइम को अगर इसमें सिर्फ जीरो कर दें तो वो पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2a होता है वो एग्जैक्टली 2a पर होगा इस समय पर। पता नहीं क्या बोले भाई, अगर टी जीरो कर ले हो, टी जीरो कर लो, तो वो पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, मतलब ये साइन के एक्स की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो ये y इज इक्वल टू 2a ही होगा ना। और जो पार्टिकल x पे x जीरो पर है वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा t इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपका x इज इक्वल टू 0 है वहां पर नोड फॉर्म हो रहा होगा और जो पार्टिकल आपका मैक्सिमम पे होना चाहिए था वो मैक्सिमम पे होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो इनिशियल फेज है x के लिए भी जीरो नहीं है और y के लिए भी जीरो, मतलब t के लिए भी जीरो नहीं है। इनिशियल फेज फॉर नाइदर फॉर x इज जीरो एंड इट इज नॉट जीरो फॉर टाइम। फिर से सुनो, ये x के लिए भी जीरो नहीं है और टाइम के लिए भी ये वाला पार्ट जीरो नहीं है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है सर इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के एक बात हमारी क्या क्लियर है कि भाई जहां पर जहां पर x जीरो है वहां पर नोड फॉर्म नहीं हो रहा होगा। तो खुद सोच के देख, ये पूरा का पूरा ये एम्पलीट्यूड बताता है किसी भी पार्टिकल का। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताता है।
तो अगर हम उस पार्टिकल की बात करें जिसके लिए x 0 है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ चीजें, अगर नहीं पल्ले पड़े तो मुझसे पूछिएगा। समझ रहे हैं आप? यस मेरी सर। बात सुन पा रहे हैं? ठीक है, वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वो x इज इक्वल टू 0 पर 0 होना चाहिए। बट वो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो x इज इक्वल टू 0 पर 0 नहीं है। तो कितना है सर? चलो देख लेते हैं भाई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x 0 पर वो पार्टिकल कहां पर होगा? तो ट्वाइस ऑफ a साइन के x की जगह आपने रखा 0 प्लस ऑफ लिखा आपने पाई बाई 6। तो ये वाला पार्टिकल अगर आप देखें तो 2a साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, राइट? और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2a साइन पाई बाई 6 ही आएगा ना। तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा तो ये वाला पार्टिकल कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए पर। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? ए पर मिलेगा। जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? ए पर मिलेगा। समझ में आई बात? उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस समय पर वो कहाँ पर होगी? ए पर। ठीक है। अच्छा, t को भी 0 कर दो। अगर इस वाले पार्टिकल के लिए x को 0 रखा, t को भी 0 रख, तो अगर हम x को भी 0 रख दें और t को भी 0 रख दें इस वाले पार्टिकल के लिए, ये मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? a। ठीक है। अच्छा, t0 पर यही वाला पार्टिकल कहां पर होगा? मेरी बात समझे आप? मैंने आपसे बोला कि ये जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, जो पार्टिकल ओरिजिन पे होना चाहिए वो नोड होता था बेसिकली हमारा। बट इस वाले सिचुएशन में वो नोड फॉर्म नहीं कर रहा होगा। वो क्या हो रहा होगा? तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a हो रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड, राइट? तो मैं उस पार्टिकल का जिसका x 0 है अगर उसके लिए एम्पलीट्यूड लिखूं तो इट इज नॉट 0, इट इज a। अच्छा, at t equal to 0 where this particle would lie? Position of particle at t equal to 0, या ऐसे लिख लो इसको, y displacement of particle at x equal to 0 and t equal to 0 कहां पर होगा? देखो, मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट a है, बट वो t0 पर a पर ही हो ये जरूरी नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2a साइन x में भी 0 लगा दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, t में भी 0 लगा दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आता है? y इज इक्वल टू 2a साइन 1/2 पाई बाई 4 1/√2। ठीक है, इसका मतलब 2 से 2 खत्म हो गया तो ये कितना आ गया? a/√2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका पूरा का मतलब बता सकते हो? इस पूरे का क्या मतलब बना? जल्दी जल्दी समझो। इस पूरे का मतलब बना कि वो पार्टिकल जो ओरिजिन पर है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा सर? a। बट वो t0 पर a पर है क्या? नहीं, वो t0 पर कहां पर है? वो a/√2 पर है। पहले तो ये बताओ, इज इट अंडरस्टूड? भाई ये बात समझ में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपसे क्या बोला। मैंने आपसे बोला कि वो पार्टिकल जो x इज इक्वल टू 0 पर होता है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस इंस्टेंट पर t इक्वल टू 0 पर वो a/√2 है। वो मैक्सिमम कितना जाएगा? तो वो मैक्सिमम a जाएगा, बट वो अभी कहां पर है? तो वो अभी a/√2 पर है। इज इट अंडरस्टूड? मुझे पहला पहला हाँ बताओ तो आगे बढ़ूंगा मैं। फिर से मेरी बात सुनो सर कि जो पहला पहली वाला है बात। वो x इक्वल टू हम्म। 0 पे, और जो दूसरा वाला t इक्वल टू 0 नहीं पे है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये पूरी कहानी जो मैंने लिखा है ना वो उस पार्टिकल के लिए विच इज एट x इज इक्वल टू 0। मेरी बात ओके सुनो, सर। यस सर। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका a है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल विच इज एट x इज इक्वल टू 0। बट वो t समय जब 0 है, t इक्वल टू 0 पर वो एक्चुअली में a पर है या कहीं और है अभी? तो हमने देखा कि t को भी 0 अगर मैं पुट कर दूं तो वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होता है वो एक्चुअली में अभी t0 पर कहां पर है? वो a/√2 पर है। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। समझ आ गई बात? इसका मतलब मैंने उस पार्टिकल के लिए बात किया जिसके लिए x 0 होता है, वो मैक्सिमम कितना जा सकता है? a। बट अभी कहां पर है? तो अभी हम कह सकते हैं सर a/√2 पर है। आपको हजम हो गया होगा शायद।
अब दूसरी बात बहुत ध्यान ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो दूसरी बात, तो सर ये तो हो गया कि ठीक है वो तो ओरिजिन वाला पार्टिकल यहाँ पर है, तो सर नोड जो होगा, नोड पहला वाला नोड जो x इज इक्वल टू 0 पे बनता था, वो अभी कहाँ बनेगा? तो पोजीशन ऑफ दैट नोड, पोजीशन ऑफ नोड, नोड की पोजीशन क्या होगी भाई? हमने पढ़ा था ना कि ओरिजिन पे नोड बनता था, यहाँ पर तो ओरिजिन पे नोड बन नहीं रहा, तो वो जो ओरिजिन पे नोड बनता था वो गया कहाँ? तो उसके लिए चेक करते हैं भाई, पोजीशन ऑफ नोड के लिए मैं कह सकता हूँ कि उसका एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई साइन के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की होल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, तो के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 पहले वाले के लिए। तो अपन ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लिखें तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। अगर नहीं पल्ले पड़े तो पूछ ले भाई, ये पहली बार तुझे कोई सिखा रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है? तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, अगर यहां से हम देखें तो माइनस ऑफ लैम्डा बटे 12। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, लैम्डा बटे क्या आ रहा है? 12। याद रखो माइनस साइन के साथ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नोड ओरिजिन पे तो नहीं है, तो नोड कहां पर है? तो नोड ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर फॉर्म हो रहा है। सर सर आपको कैसे पता कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है? तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है, इस बात का सबूत यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नहीं आया। ओरिजिन पे लेफ्ट साइड पे ये फॉर्म हो रहा है, उस बात को यहाँ पर कौन समझा रहा है हमें? तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है, ये बात हमें समझा रहा है माइनस ऑफ लैम्डा बाई 12। अगर ये सिर्फ लैम्डा बाई 12 आता तो मैं कहता कि ओरिजिन से राइट साइड पे ये फॉर्म हो रहा है, बट ये माइनस लैम्डा बाई 12 आ रहा है। इसका मतलब ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। ये पॉइंट क्लियर है भाई? एक एक पॉइंट समझो, एक और सवाल ऐसा कराऊंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, तो एक एक पॉइंट समझते चलो। अब पोजीशन ऑफ, या आप ये कह लो y displacement of antinode at t equal to 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने पोजीशन ऑफ नोड बता दिया, मैंने उस पार्टिकल की पोजीशन निकाल ली जिस पार्टिकल को हम ओरिजिन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मैं एंटी नोड वाले पार्टिकल को देख रहा हूं कि एंटी नोड वाला जो पार्टिकल होगा, सर इसके एक्स निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वो नोड है दैट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। नोड किधर बनेगा? पहला नोड विल फॉर्म ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है सर? दैट विल फॉर्म ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। अब देखिए सर, अब एक और पॉइंट कि जो वो पार्टिकल जो एंटी नोड होता है, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2a होता है, वो t इक्वल टू 0 पर कहां पर होगा? तो उसके लिए हम लिखेंगे y डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट पार्टिकल वुड बी रिटन एज 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब 0 प्लस ऑफ पाई बाई 4। तो अगर हम उस वाले पार्टिकल की बात करें तो 2a डिवाइडेड बाई रूट 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? दैट वुड बी इक्वल टू रूट 2। इसका मतलब वो पार्टिकल जिसको हम एंटी नोड कहते हैं वो इस समय पर t इक्वल टू 0 पर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं होगा, वो कहां पर होगा? रूट 2a पर होगा। मैं फिर से पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ले, एकदम समझ ले खटाक से। मैंने फिर से रिपीट करना है और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो पार्टिकल जो ओरिजिन पे होता है वो नोड फॉर्म नहीं कर रहा है इस केस में, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल का ए है, बट टी 0 पर वो ए पर नहीं है, वो कहीं और है। टी इक्वल टू 0 पर वो ए पर नहीं है, वो कहीं और है। कहां पर है? ए बाई रूट 2 पर है। दूसरी बात मैंने कहा तो सर नोड की पोजीशन क्या है? तो नोड की पोजीशन में मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नोड की पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई है। किधर शिफ्ट हो गई है? तो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है? तीसरा पॉइंट कि वो पार्टिकल जो सर जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है 2a होता है, जिसको हम एंटी नोड कहते हैं, वो t इक्वल टू 0 पर अपने मैक्सिमम पर होगा या वो भी कहीं और होगा? तो हमने देखा कि सर वो भी कहीं और होगा, t इक्वल टू 0 पर वो भी अपने मैक्सिमम पे नहीं होगा, वो इनफैक्ट रूट 2a पर होगा। इज इट अंडरस्टूड? पूरा नोट करो और मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आया। पूरा नोट कीजिए और मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया।
अरे कुछ तो बोलो भाई। ये पूरा नोट करिए, मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी इसको ड्रॉ भी करना है। सर जब एंटी नोड वाला निकाल रहे थे तब उसमें उसमें भी x को 0 रख के लिया है क्या सर? नहीं 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 नहीं, एंटी नोड वाले तो हमें पता है ना कि देखो x का जो 0 होना होता है वो बेसिकली पोजीशन की बात करते हैं। x 0 का मतलब ये हुआ कि हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका पोजीशन 0 है। जैसे x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख दूं, इसका मतलब होगा कि मैं उस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसका पोजीशन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो x बेसिकली लोकेशन है पार्टिकल। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि एंटी नोड की लोकेशन क्या है, तो मैं x की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा तो हमारे पास एक एंटी नोड भी होता है। नोड होता है तो एंटी नोड भी होता है। तो एंटी नोड जिसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होती है, वो इस समय पर t इक्वल टू 0 पर वो एंटी नोड कहां पर होगा? समझ रहे हैं आप? यस सर। तो हमने सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में देखना है। ओके भाई सर। उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होती है तो हमें पता है ना, बट यस सर। t0 पर वो अपने 2a पर होगा या कहीं और होगा, तो हम ये कहेंगे भाई वो चेक कर लेते हैं। तो हमने कैसे चेक करेंगे वो, तो हम t की वैल्यू में 0 पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज करके आपको बताऊं कि ये वेव बनेगा कैसे। यस सर डन। ठीक है, अब देखिए इस वेव को बनाना है भाई, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई। पहली बात, नोड ओरिजिन पे नहीं बन रहा। कहां पर बन रहा है सर? लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पे। कैसे पता सर? क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा बाई 12 आया है। दूसरी बात, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a है, होता है या होगा, बट वो अभी t इक्वल टू 0 पर कहां पर होगा? तो a पर नहीं होगा सर, वो a बाई रूट 2 पर होगा। थर्ड पॉइंट, कि वो पार्टिकल जो एंटी नोड होता है जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, वो इस समय t इक्वल टू 0 पर कहां होगा? 2a पर नहीं होगा सर, रूट 2a पर होगा। इसका मतलब अगर मैं इस वेव को ड्रॉ करूं तो वेव को देखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ड्रॉ होगा सर। मतलब ये एक ही पोर्शन में ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्योंकि इसका स्क्रीन छोटा है, तो जाहिर है कि एक ही पोर्शन ड्रॉ करूंगा, बट मैं एक ही पोर्शन से सब कुछ समझा दूंगा। देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन वाला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां पर है? वो जहां पर है उसकी हाइट a बाई रूट 2 है। वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, वो इस इंस्टेंट पे कहां पर है? वो रूट 2a पर है। नोड कहां पर है? तो यहां से ये लैम्डा बाई 12 की दूरी पर है। ठीक है, अच्छा सर, ये अगर लैम्डा बाई 12 है तो ये पूरी पूरी लेंथ कितनी होती है? ये पूरी लेंथ अगर आपको याद हो तो अगर ये ऐसे ऐसे बनाए तो ये पूरा लैम्डा होता है, तो इसका हाफ कितना होगा? लैम्डा बाई 2। ये पूरी लेंथ होती है लैम्डा बाई 2, ये पूरी लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है ना सर। तो यस अगर सर। ये पूरी लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? दिस विल बी लैम्डा बाई 2 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 12, यही तो होगी। इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लैम्डा बाई 2, तुम्हें हाफ बोर्ड दिख रहा है तो रिकनेक्ट करो सलमान। माइनस ऑफ लैम्डा बाई 12, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 12 आएगा, और ये 12 आएगा तो ये 6 लैम्डा बाई 12 होगा। 6 लैम्डा बाई 12 और माइनस ऑफ लैम्डा बाई 12, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 12। ठीक है, यस सर। मतलब ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है? 5 लैम्डा बाई 12। अब याद करो कि ये भी एक नोड है, डायग्राम से देखो ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है। कल आपने पोजीशंस ऑफ नोड पढ़ा था। अगर आप नोड की पोजीशन देखेंगे तो दो नोड के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा बाई 2 होती है। दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है, और ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई, ये लैम्डा बाई 12 है, ये 5 लैम्डा बाई 12 है, तो इन दोनों के बीच का लैम्डा बाई 2 ही तो सेपरेशन आ रहा है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कैसे बनाया। जो ओरिजिन पे पार्टिकल है वो नोड नहीं है। t इक्वल टू 0 पर ये पूरा बनाया है शेप। तो t इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है? तो t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन वाला पार्टिकल a बाई रूट 2 पर है, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, जिसको हम एंटी नोड कहते हैं, वो इस समय पर कहां पर है? रूट 2a पर है।
नोड कहां पर है? तो ऑन द पहला नोड इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 12। इज इट करेक्ट? इज इट अंडरस्टूड बाय ऑल? अब इसमें दूसरी बात ये कि इस इंस्टेंट पर सर ये वेव जा किधर रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा सर? इस इंस्टेंट पर ये वेव किधर जा रहा होगा, ऊपर या नीचे? तो आप देखो, अगर आप वेव की इक्वेशन देख रहे हो तो उसमें देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 लिखा हुआ है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 लिखा हुआ है। इनिशियल फेज दिख रहा है आपको? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 दिखा? नहीं रे शाकिर, नीचे कैसे जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 लिखा हुआ है ना, देखो। यस इसका सर। मतलब t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर जो इनिशियल फेज है वो पाई बाय 4 है। पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्रीज है, और अगर पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री है, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट, ये मतलब यही तो हुआ ना रे, कि अगर पाई बाय 4 कह रहा हूं, इसका मतलब है कि पार्टिकल जहां पर है उसके लिए फेज कितना है? पाई बाय 4 है, यही मतलब है। और पाई बाय 4 फेज है, तो ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पाई बाय 4 घूमोगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहोगे ना। दिस वुड बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट में तो बात करोगे आप। और इस क्वाड्रेंट में अगर आप बात कर रहे हो तो क्या आप नहीं कह सकते कि पोजीशन आपकी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है? नहीं आ रहा, मतलब पार्टिकल, ये जो वेव बनेगा उस पहला पहला पार्ट वो रहेगा भी, उसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव रहेगा, और पार्टिकल भी इस इंस्टेंट पे किधर जा रहा होगा? पार्टिकल भी इस इंस्टेंट पे ऊपर जा रहा होगा सर, ऊपर जा रहा होगा सर। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, कल से क्या सर पढ़ा ऊपर रहा है हमें कैसे तो जा रहा समझ है? ही नहीं आ रहा है। सर ऊपर ऊपर मैं कैसे? फिर से बता रहा हूँ सर, इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6। पूरी पूरी जो चीज है ना वो इसी इक्वेशन से समझ आती है सर, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। सर मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात समझाइए कि ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें अगर मैं t इक्वल टू जीरो रख दूं, t इक्वल टू जीरो, तो क्या बचेगा? साइन पाई बाय 4 बचेगा। यस सर। t इक्वल टू जीरो रख दूं तो साइन पाई बाय 4 बचेगा। साइन पाई बाय 4 में जो ये पाई बाय 4 है, यही तो इनिशियल फेज कहलाएगा। टाइम का इनिशियल फेज तो यही है ना भाई। ये जो पाई बाय 4 है बेटे, यही तो हमारा इनिशियल फेज है। हाँ सर। नहीं, इसका मतलब टाइम की वैल्यू को जीरो कर रहा हूं तो इनिशियल फेज जो पार्टिकल का मिल रहा है वो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4। इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में होंगे? अगर ये इनिशियल फेज पाई बाय 4 है तो किस क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई 45 डिग्री बन रहा है ना दोस्त। तो यस सर। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो क्वाड्रेंट वुड बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट यस सर। क्वाड्रेंट में तो हमें पता है ना कि पोजीशन भी पॉजिटिव होती है और वेलोसिटी भी हाँ सर। पॉजिटिव होती है, इसीलिए हमने कहा कि ऊपर जा रहा है। ओके सर। नोट करो तो मैं आगे बढ़ता हूं। शनाया, वे बेशरम, लड़की का नाम लेके मीटिंग में घुसता है, उसके बाद डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जाहिल। चलो एक और इक्वेशन लिखेंगे। कोई भी हो, पागल पागल जाहिल परिवार का जाहिल सदस्य ही होगा, चाहे वो जो भी हो, उसका पूरा खानदान साला जाहिल होगा। इनकी औकात ही नहीं होती, ये छुप छुप के ही बस बकलोली करेंगे। एनीवेज, आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। जैद, इज देयर एनी जैद? दोस्त, ओखला में मिलेंगे। और भी कोई है भाई इस टाइप का? और भी कोई है भाई इस मीटिंग में? और भी कोई है इस तरह का?
चलिए आगे सुनिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो आप सोचिए जरा सा, पहले आप सोचिए, उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से, जल्दी कर लीजिए, उसके बाद आप स्टैंडिंग वेव की ही बात करनी है, स्ट्रिंग वगैरह पे वो फॉर्मूला लिखेंगे और जल्दी जल्दी हम आगे चीजों को देखेंगे। तो सर y इज इक्वल टू, एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, चलिए सर इसके लिए वेव ड्रॉ करिए। इसके लिए आपने वेव ड्रॉ करना है, पहले आप ध्यान से सोचें कि भाई ओरिजिन वाला पार्टिकल कहां पर है, मतलब ओरिजिन वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितना जा सकता है और t इक्वल टू 0 पर वो कहां पर होगा। दूसरी बात आप ये सोचें कि वो पार्टिकल जो एंटी नोड कहलाता है, वो पार्टिकल t0 पर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a पर है या कहीं और है। तीसरा पॉइंट कि नोड कहां पर बनेगा। चौथा पॉइंट कि ये वेव ऊपर जा रही है इस इंस्टेंट पे या नीचे जा रही है, वो भी हम बता सकते हैं इससे। तो आपको ये सारे पॉइंट सोचने हैं, तो आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे सर। ठीक है, आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, मैक्सिमम रूट 2a शाकिर कह रहा है कि मैक्सिमम रूट 2a। ठीक है, मतलब वो पार्टिकल जो मैक्सिमम वो 2a पे जाता है वो इस इंस्टेंट पे रूट 2a पर है। बहुत बढ़िया, आगे आगे सोचो और सोचो और इसी चीज को और फर्दर सोचो। ओरिजिन वाला पार्टिकल सर कहां पर होगा t इक्वल टू 0 पर, वो भी चेक कर लो। नोड कहां पर बनेगा वो भी चेक कर लो। तो 3 पॉइंट बेसिकली आपको चेक करना है। पहला तो ये कि एंटी नोड t इक्वल टू 0 पर कहां पर है, ओरिजिन वाला पार्टिकल कहां पर है t इक्वल टू 0 पर, और मैक्सिमम वो कितना जा सकता है। और तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि नोड कहां पर फॉर्म होगा। एक बात तो क्लियर है कि नोड ओरिजिन पे तो फॉर्म नहीं होगा, तो ओरिजिन पे फॉर्म नहीं होगा तो नोड फॉर्म कहां होगा। शाकिर कह रहा है t इक्वल टू 0 पर रूट 3। बहुत बढ़िया शाकिर भाई, कुछ कुछ तो मुझे सही सही सा लग रहा है। चलिए मैं भी साथ साथ करता हूं। मैंने पहली बात क्या कहा कि वो पार्टिकल जिसका x 0 होता है, वो पार्टिकल जिसका x 0 होता है, वो उसकी अगर हम बात करें तो जिस पार्टिकल के लिए पार्टिकल एट ओरिजिन दैट इज x इज इक्वल टू 0 वाला, ठीक है, उसके लिए अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल विच इज एट ओरिजिन, तो अगर हम उस पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड की बात करें जो ओरिजिन पर है, तो उसके लिए एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो पहले तो मैं उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो दैट विल बी रिटन एज 2a sin 0 प्लस पाई बाई 4, दैट वुड बी इक्वल टू 2a sin पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2। इसका मतलब सर ये कितना आ जाएगा, रूट 2a आ जाएगा क्या सर। ये रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट 2a। इसका मतलब ओरिजिन वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितना जा सकता है, रूट 2a जा सकता है। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 y फॉर पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 कितना होगा भाई, t इक्वल टू 0। अगर हम समय ले लें t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल जिसका x 0 है वो कहां पर होगा, t 0 पर वो पार्टिकल जिसका x 0 है वो कहां पर होगा। देखो वो मैक्सिमम रूट 2a जाएगा, ये बात समझ में आती है, बट वो t 0 पर कहां पर होगा वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें दोनों को 0 करना पड़ेगा। तो दोनों को 0 करने का मतलब कि x को भी 0 रख दो और t को भी 0 रख दो। तो y फॉर दैट पार्टिकल हुज पोजीशन इज एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन वाला पार्टिकल का हम y निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं, जब t इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें हम x को भी 0 लिख देंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, टाइम को 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2a इंटू 1 बाई रूट 2 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब रूट 3 बाई 2,
बहुत बढ़िया साहब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब y फॉर दिस पार्टिकल वुड बी इक्वल टू √3/2a। इसका मतलब समझे, इसका मतलब पूरी पूरी कहानी का मतलब, सिर्फ अभी हमने किस पे बात किया, हमने सिर्फ ओरिजिन वाले पार्टिकल पे बात किया कि वो मैक्सिमम √2a जा सकता है, बट इस इंस्टेंट पे वो कहां पर है, √2a पर है, नहीं वो कहां पर है, √3/2a पर है। इज इट क्लियर? सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए कि नोड कहां पर बनेगा, तो पोजीशन ऑफ नोड, नोड के लिए पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ नोड क्या होगी, तो हम कह सकते हैं सर kx प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू 0, तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू पाई बाय फोर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं -1/√2। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर, सही जा रहा हूं, -1/√2 क्यों लिख रहा हूं, सॉरी। kx इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई/4, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ लैम्डा/8। ये आ जाएगी पोजीशन ऑफ नोड। लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा/8। थर्ड पॉइंट, y फॉर एंटी नोड एट t इक्वल टू 0, y फॉर एंटी नोड एट t इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ a। उस पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं जो एंटी नोड बनाता है। कब बात कर रहा हूं, समय 0 पर, तो साइन 0 प्लस पाई/3, इसका मतलब ये 2a, और ये कितना, √3/2, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना है, √3 है। अब मैं पूरी कहानी का मतलब समझाता हूं आपसे, फिर से सुन लें। ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, √2a, बट t0 पर वो कहां पर है, √3/2a पर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपका जो नोड फॉर्म हो रहा है, वो नोड सर कहां पर फॉर्म हो रहा है, वो नोड फॉर्म हो रहा है -λ/8। इसका मतलब नोड हैड शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। नोड किधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पर। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यस वेरी गुड शाकिर, वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, वो अभी t इक्वल टू 0 पर अपने 2a पर नहीं है, वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर नहीं है। वो कहां पर है सर, तो वो अभी √3a पर है। इज इट अंडरस्टूड? वेव तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, पहले ये समझ लो, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर माइक अनम्यूट करके कुछ बोल ही लो सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसको नोट करो, मैं इरेज करूंगा, मैं वेव ड्रॉ करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर इस वेव पे आप ध्यान दो तो ये ω t प्लस पाई/3, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना t0 पर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है t इक्वल टू 0, तो एक बात तो क्लियर है कि सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव दिखाना है हमने और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पता सर, पाई/3 तो 90 से तो छोटा ही एंगल है ना। तो अब देखो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, कर दूं सर इरेज? सर इरेज करूं सर? एक सेकंड सर। एक सेकंड, ठीक है। डन सर, डन। ओके, तो अब अगर हम इस वेव को ड्रॉ करें तो देखिए, मैंने कहा नोड λ/8 पे होगा, ये ओरिजिन वाला पार्टिकल कहीं और होगा, और ये ऐसे 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 फिर ऐसे 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 फिर यही ऐसे वाला पार्ट आगे चला जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि ओरिजिन वाला पार्टिकल अभी कहां पर है, तो ओरिजिन वाला पार्टिकल t0 पर, और ये जो मैं वेव बना रहा हूँ ये t इक्वल टू 0 पर ये वेव बना रहा हूँ। तो ये t इक्वल टू 0 पर अगर ये वेव बना रहा हूँ, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर ये वेव बना रहा हूँ, ये √3/2 √3/2a। ठीक है, और वो पार्टिकल जो मैक्सिमम 2a पे जाता है वो इस इंस्टेंट पे कहां पर होगा, √3a पे होगा। ये जो नोड बनती है वो नोड कहां पर बनेगी, ये λ/8 पे बनेगा। ठीक है, ये λ/8 पे बनेगा। बस इतनी कहानी हमें शो करनी है। और ये वेव जा किधर रहा होगा, तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किधर जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा।
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये कहानी है सर हमारी, इस स्टैंडिंग वेव को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, ड्रॉ करो। क्या और ऐसा ही क्वेश्चन लूं या आगे बढ़ूं, जैसा तुम कहो। क्या और ऐसा कोई क्वेश्चन कराऊं या आगे बढ़ जाऊं? सर वन मोर प्लीज। 3 ले लूं कि एक्स प्लस पाई बाय 6? मेरे हिसाब से एक और। ओके सलमान भाई। और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 3। अभी क्या लिया मुझे भी नहीं पता, ये वेव की इक्वेशन ले लिया मैंने। आपको ये वेव ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी देर आप कर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा।
चलिए बड़ा टाइम लग गया सर। क्वेश्चन क्या था मुझे एक बार याद दिलाइए, बिकॉज ये क्वेश्चन इरेज हो चुका है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से y इज इक्वल टू 2a sin kx प्लस ऑफ पाई बाई 6 था क्या? यस सर। ठीक है, इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, ये आपकी इक्वेशन थी वेव की। अब इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बोली हैं। आप तो एक बात तो क्लियर है कि भाई ओरिजिन पे नोड नहीं बनेगा, इसका मतलब है ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा सर। अनदर इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं है, मतलब वो नोड नहीं है, नोड कहीं और बन रहा है। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, पूरी कहानी लिख के मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, जीरो जीरो मतलब x को भी जीरो रख दो, t को भी जीरो रख दो, x को भी जीरो रख दो, t को भी जीरो रख दो, तो ये हो जाएगा 2a साइन पाई बाय 6 इंटू साइन पाई बाय 3, यही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2a साइन पाई बाय 6 मतलब रूट 3, सॉरी साइन पाई बाय 6 मतलब 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 3 मतलब रूट 3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा y एट 0,0 वुड बी इक्वल टू रूट 3/2a, है ना। ये आ जाएगा आपका उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो ओरिजिन पर है। कब का डिस्प्लेसमेंट है ये? t इक्वल टू 0। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि सर अच्छा उस वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर उस वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x को सिर्फ 0 रख दो, तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ओके, एट x इज इक्वल टू 0 वाला। तो उसके लिए आप ऐसे लिख दो, y इज इक्वल टू 2a साइन x की जगह 0 रख दो प्लस ऑफ पाई बाय 6। पाई बाय 6 की वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, पाई बाय 6 की वैल्यू, पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? a। बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसने भी मुझे ये बताया था कि ओरिजिन वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होगा, बट वो अभी कहां पर है? वो t इक्वल टू 0 पर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर नहीं है। दैट पार्टिकल इज एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूट 3/2a। करेक्ट है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड चाहिए मुझे, पोजीशन ऑफ नोड। तो नोड की पोजीशन, ओके, λ/12, बिल्कुल सही। तो पोजीशन ऑफ नोड के लिए अपने को क्या करना है? kx प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वो पूरा टर्म 0 होना चाहिए। और इस टर्म को 0 होने का मतलब है कि ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, साइन वाला। तो साइन वाला टर्म 0 करने का मतलब क्या है कि सिंपली इसका जो एंगल है वो 0 के साथ इक्वेट कर दो, मतलब kx प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। पाई ने पाई को मार दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस ऑफ लैम्डा बाय 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ, यस, ओके। So this is the position of node, and minus sign again represents that the node has shifted towards left of the origin. अच्छा, y of anti node मतलब y displacement of किसका? एंटी नोड। कब? at t इक्वल टू 0। ओके ओके भाई शाकिर। तो t इक्वल टू 0 पर उस पार्टिकल का जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2a होता है वो कहां पर होगा? तो 2a इंटू साइन, टाइम की वैल्यू रख दो 0 प्लस ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a, और साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया? 60, और 60 का मतलब सर रूट 3/2। इसका मतलब उस पार्टिकल की पोजीशन रूट 3। ये सबको क्लियर है? अब बोलो अब क्या मुझे दूसरा कराना चाहिए? हमने सब कुछ निकाल लिया, तो हम वेव तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। जिसने नहीं करा था वो नोट कर ले, तो मैं आगे बढ़ूं। सबने कर लिया नोट? तो वेव की कोई वेव बना देते हैं जल्दी से देखो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं सर। यस सर। ठीक है, अगर हम इसमें वेव बनाए तो ये सब कुछ हमें डेटा हमें क्लियर है कि भाई ये नोड कहीं शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ये आगे ऐसे ही जाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि नोड किधर शिफ्ट हुआ है, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि नोड है शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ λ/12। वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, वो t इक्वल टू 0 पर ये पूरी कहानी शो कर रहा हूँ। वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, वो इस इंस्टेंट पे रूट 3a पर है। वो पार्टिकल जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो कहाँ पर है? तो उस पार्टिकल की पोजीशन मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पर लिखा था, बट वो रूट थ्री बाई टू आ रही थी या क्या आ रही थी?
यही आ रही थी क्या, वो देख लेना। और ये जा किधर रहा होगा, तो फिर से मैंने एंगल जो लिया है वो एंगल अगर आप देखोगे तो दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब पोजीशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। मतलब ये पूरी की पूरी वेव किधर जा रही होगी, तो पूरी की पूरी वेव ऊपर जा रही है। इज इट अंडरस्टूड? मैं आगे बढ़ जाऊं, अब एक और क्वेश्चन कराऊं? ऐसा नहीं, इसी स्टैंडिंग वेव का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वो जो जेई ने पूछा था सन 2003, मतलब ईयर 2003 में। तो कैन आई इरेज ऑल दिस एंड आई कैन गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जेई। कुछ साल पहले पूछा गया, बट पूछा गया। ओके सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जेई ने, क्वेश्चन बस इतना सा था, फाइंड द एनर्जी ऑफ वन लूप ऑफ स्टैंडिंग वेव। फाइंड एनर्जी ऑफ वन लूप ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्या सवाल है ये? कुछ नहीं है सवाल में, बस इतना ही है स्टेटमेंट कि भाई आपने क्या बताना है, एनर्जी बताना है। किसका? एक लूप का। किसके एक लूप का? स्टैंडिंग वेव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपकी ये स्टैंडिंग वेव है, मान लो ये स्टैंडिंग वेव है, तो एक लूप मतलब यही हुआ ना, एक लूप मतलब ये हुआ। ठीक है, ये अपने आप में एक लूप है, ये अपने आप में एक लूप है। तो इस एक लूप की आपको एनर्जी बतानी है। ठीक है, मतलब एक क्रेस्ट कह लो या एक ट्रफ कह लो, उसकी आपने एनर्जी बतानी है। यू हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ वन लूप। ये क्वेश्चन था। अब इसमें सबसे पहली बात आप समझें कि ये जो एक लूप की एनर्जी होती है, ये एनर्जी ऑफ वन लूप, वो एनर्जी जीरो नहीं होती है स्टैंडिंग वेव में। मेरी बात समझे आप? बच्चे के मन में ऐसा आता है कि सर स्टैंडिंग वेव तो वो वेव होती है जिसमें एनर्जी ट्रेवल नहीं करती। हाँ, वो ट्रेवल नहीं करती है भाई, दो नोड के बियॉन्ड वो ट्रेवल नहीं करती है, वो दो नोड के बीच में ही रहती है। ठीक है, बट रहती तो है। इसका मतलब अगर एक लूप है तो उसमें एनर्जी तो होगी। और वो क्यों होगी? तो देखो, ये जो अगर लूप है, ये अगर एक लूप, इस लूप को कायदे से समझना भाई, नहीं समझ में आया तो पूछना रहे। ये अगर मैं एक लूप मान लूं, तो इस लूप में अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वाला जो लूप दिख रहा है आपको, ये वाला लूप, इसमें आप क्या ये नहीं कह सकते कि ये जो पार्टिकल्स हैं, वो हर पार्टिकल का अपना अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलग है, बट वो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे, ऊपर जा रहे हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, इसी तरह से ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें मोशन तो है, और मोशन है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब इसमें एनर्जी है। इसका मतलब किसी भी एक लूप की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है एक लूप की, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल, और उस इंस्टेंट को सोचो ना जब ये अपने मैक्सिमम पर होगा। भाई जब ये अपने मैक्सिमम पर होगा, मतलब इस बात को समझो, इसमें दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, बट दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसलिए हम कब कैलकुलेट करेंगे? मैं टोटल एनर्जी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ ना भाई। ये बात तो एसएचएम की है, क्योंकि ये हार्मोनिक वेव है, तो इसमें कहानी तो एसएचएम की जैसी है कि भाई अगर कोई बॉडी एसएचएम में होती है तो उसके पास किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। बट अगर वो अपने मीन पोजीशन पे हो, मीन पोजीशन पर, तो जब वो मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है या नहीं होती है? इसका मतलब अगर मुझे एसएचएम में बॉडी की एनर्जी निकालने को बोला जाए, तो मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ इक्वेट कर सकता हूँ या नहीं? यार तो मैं नहीं आया। energy of a body in SHM can be written as equal to its kinetic energy which is at its mean position, या energy of the body in SHM can be written which is at extreme position। और हमें मालूम है कि SHM में ये जो एनर्जी रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसी तरह से हमें ये बोला है कि एक लूप की एनर्जी बताओ। तो एक लूप की एनर्जी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एनर्जी, अच्छा इसमें दोनों एनर्जी है भाई, ये ऊपर भी जा रही है तो इसमें वेलोसिटी भी है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। बट हमें दोनों एनर्जी की वैल्यू हमेशा पता नहीं चलेगी। ठीक है, हमें दोनों एनर्जी की वैल्यू पता नहीं चलेगी। अगर हमें दोनों एनर्जी की वैल्यू पता नहीं है, दोनों एनर्जी की वैल्यू पता नहीं है, तो हम कोई एक एनर्जी को टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। किसी भी एक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू को हम दूसरे टोटल एनर्जी के बराबर तो लिख सकते हैं। तो हम ये पूरी एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस
कौन सी एनर्जी के बराबर लिख रहे हैं हम टोटल एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर लिख रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी की जब पार्टिकल होगा तो वेव तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। पता है तुम्हें नहीं आया ना? पहले ईमानदारी से बताओ, जल्दी बताओ दोस्त। सर ये सर से ऊपर से जा रहा है। ओके वरुण, वरुण भाई देखो मुझे एक बात बताओ। अच्छा ये ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कहीं नहीं पूछा गया, छोड़ दे, जान दे, कहीं नहीं। ठीक है, ये कहीं नहीं पूछा गया। अब आप सोचो इसको। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी कोई वेव होती है तो उस वेव की जो एनर्जी है ना, वेव का बेसिक मतलब क्या है? हम हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं तो उसका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल तो ऑसिलेट करता है। हार्मोनिक वेव मैंने बोला था ना कि हार्मोनिक वेव कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। अब वरुण जब होता है तो ऑसिलेशन में पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। भाई काइनेटिक एनर्जी भी होती है उसके वेलोसिटी की वजह, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। और याद रखो कि हम एनर्जी का अगर लॉस assume करते हैं कि if a particle is oscillating its total energy will always be constant। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम SHM में ऐसा मानते हैं, assume करते हैं कि there is no loss of energy। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है that will always remain constant। और टोटल एनर्जी है कि टोटल एनर्जी होती है SHM में, वो होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं आप? किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होती है। अब इस एसएचएम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसएचएम का अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको याद है तो एक होता था मीन पोजीशन, एक होता था एक्सट्रीम। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में क्या मसला होता है? मीन पोजीशन का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू 0 है बट वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है कि एक्स मैक्सिमम है बट वेलोसिटी यहां पर 0 है। तो अगर हम मीन पोजीशन पे एनर्जी लिखें, मीन पोजीशन पे, तो वैसे हमारी टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट अगर हम मीन पोजीशन पर हैं तो मीन पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगी? काइनेटिक एनर्जी के कारण। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी 0। इसी एक्सट्रीम पे हूं तो एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगी? तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं आई बात समझ में? भाई क्लियर है टोटल सर। एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के सम के बराबर होती है। बट अगर मान लो वन ऑफ देम इज 0 तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो होगी वो पूरी की पूरी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी एट दैट पॉइंट। ओके यस सर। शाकिर भाई, तो अगर आप सबको ये बात समझ में आ गई तो इसमें मुझे बोला गया था क्वेश्चन में कि एक लूप की टोटल एनर्जी निकालो। तो एक लूप की टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी दोनों का सम को ना फाइंड करके हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। भाई मीन पोजीशन पे जब होगा, जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट होगी, मीन पोजीशन का खेल चल रहा होगा, तो जो टोटल एनर्जी है वो इस इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी इस पॉइंट पर, जब ये अपना ये स्ट्रिंग अपने मीन पोजीशन पर है, मतलब इसके पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर हैं और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 होगी, है ना। ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट है सर। अब बट निकालें कैसे? ये तो समझ में आ गया कि टोटल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू के बराबर लिख दें तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। बट वो निकालें कैसे? तो वो फाइंड करने के लिए मैं कोई एक पार्टिकल या कोई एलिमेंट ऑफ दिस लूप कंसीडर करूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x। इस एलिमेंट को मान लो dx है। द एलिमेंट दैट आई एम कंसीडरिंग इज dx की एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, और ये जो dx लेंथ की एलिमेंट है वो इस इंस्टेंट पे जाहिर है कि ऊपर जा रहा होगा, है ना। और इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे क्या होगी?
मैक्सिमम होगी इस एलिमेंट की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, ये वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की और वो मैक्सिमम होगी। समझ रहे हैं? बट पॉइंट ये है कि सर वेलोसिटी होगी कितनी, है ना? स्टैंडिंग वेव में वेलोसिटी लिखेंगे कितना, तो लिखने का तरीका क्या होगा वेलोसिटी? तो हमें मालूम है स्टैंडिंग वेव में जो इक्वेशन हमने लिखा था, जनरल इक्वेशन, वो लिखा था 2a sin kx sin of ओमेगा t। नहीं बेटा, ये लिखा था ना? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी को dy by dt लिख सकता हूँ। अरे नहीं आए तो पूछ ले यार, बढ़िया। dy by dt लिख सकता हूँ? पता नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अरे हाँ ना बोल। यस सर। अरे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना सर, और अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, जी सर। तो सलमान भाई देखिए, 2a sin के एक sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा टी। ये किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का ये आ गया इक्वेशन। बट हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? जो मैक्सिमम है, जो क्या है? मैक्सिमम है। इसका दूसरा मतलब है कि हम उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो t इक्वल टू 0 पर है। तो एट t इक्वल टू 0 क्या अपन कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू 2a sin kx। उड़ गए तोते 2a sin kx, ये वेलोसिटी होगी यार। x दूरी पर जाके एलिमेंट क्यों कंसीडर किया? क्योंकि अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को देखो, इस फॉर्मूले में देखो, तो x पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। मतलब पार्टिकल कहां पर है उसके हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं आ रही सर। 2a sin के x फॉर्मूला आ रहा है, तो उसमें अगर x की वैल्यू बदलूंगा, x मतलब होता है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, तो अगर x की वैल्यू बदलूंगा मतलब लोकेशन ऑफ द पार्टिकल बदलूंगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बदलेगी। भाई दरक्षा MSY अपने नहीं, गायब हो गए। चलो ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2a sin के x, इसमें कोई कष्ट वाली बात? नो सर। t इक्वल टू 0 पे सलमान पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम इसलिए है बिकॉज इसको देखो, ये 2a sin के x, तो ये तो लोकेशन बता रहा है। अगर हम पार्टी किसी भी एक फिक्स्ड x पे हो, किसी भी एक फिक्स्ड x मतलब किसी भी एक फिक्स पार्टिकल को कंसीडर कर लें, तो उसकी जो वेलोसिटी वो समय पे ही तो डिपेंड करेगी सलमान। और वो समय पे डिपेंड करेगी, इसका मतलब ये वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। नहीं आई बात समझ में सलमान? मैंने x को फिक्स कर दिया। अगर x को फिक्स कर दिया, इसका मतलब मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है ओनली विद टाइम। तो वो टाइम की वैल्यू जब मतलब ये cos ओमेगा टी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, तो उस फिक्स्ड पार्टिकल की वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर? यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे लिखूंगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं सर, ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूं, देखो। अच्छा, इस रस्सी के लिए मैं एक चीज बताना भूल गया था, इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू ले लेना। रस्सी के लिए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप म्यू ले लो, म्यू। क्वेश्चन में मेंशन कर लो, मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप इज म्यू। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल के लिए लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ म्यू dx, और v कितना है सर? तो 2a sin kx। ठीक है, इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक ओमेगा भी तो आएगा, इस बात को ध्यान से देख लो। ठीक है, साइन के एक्स इंटू ओमेगा आ गया हो तो बाकी तो तुम कर ही लोगे, मैथमेटिक्स वाले हो। काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू कितना? तो इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, हाफ इंटू म्यू इंटू डी एक्स इंटू 2 इंटू 2
जिस बच्चे ने अभी कुछ लिखा है मैसेज में, फिलहाल मैं ये इक्वेशन लिख दूं kx ओमेगा का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, एक लूप की बात कर रहा है तो यहाँ पर अगर हमें तो x की वैल्यू 0 है, और जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो एक लूप मतलब x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, इसका मतलब 0 से लैम्डा बाई 2 तक इंटीग्रेट कर दो तो जो भी आ जाएगा वो आंसर है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल कहता है एक बच्चा सलमान सलमान कह रहा है सर y इज इक्वल टू 2a sin kx sin ओमेगा t, ये इक्वेशन गिवन नहीं था, गिवन नहीं था, तो सर फिर आपने ये कैसे निकाल लिया? भाई देखो, अगर हमारा ये इनिशियल फेज टाइम वाला, अगर ये इक्वेशन मान लो कि वो ऐसे होता है 2a sin kx प्लस ऑफ समथिंग फाई इनटू sin ओमेगा t प्लस ऑफ समथिंग फाई डैश, अगर ये भी होता तब भी एक लूप की एनर्जी वही होती। हाँ, बस इसमें फर्क ये पड़ता कि पोजीशन ऑफ नोड अलग हो रहा होता, पोजीशन ऑफ एंटी नोड अलग हो रहा होता। t इक्वल टू 0 पर हम एंटी नोड पे नहीं होते, नोड पे होते, मतलब होता कुछ भी, पोजीशंस कुछ भी होते, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते हैं वैसे नहीं होते, बट एक लूप की जो एनर्जी होती है वो वैसी ही होती जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली वो उसने इक्वेशन नहीं दिया था, तो जब इक्वेशन नहीं दिया था तो हम तो बेसिक जो हमारा वेव की इक्वेशन हम उसी को कंसीडर करेंगे, तो इसलिए वी कंसीडर दिस इक्वेशन 2a sin kx sin ओमेगा t। यहाँ पर म्यू का मतलब सबको क्लियर है भाई? म्यू का क्या मतलब है? म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, जो म्यू मैंने लिया है वो मास पर यूनिट लेंथ है। अब बताओ क्या ये क्लैरिटी है? ये 2003 का सवाल समझ आ गया आपको? एक बार हाँ ना बोल दो, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया सर। चलिए, आपको ये सारी बातें अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा, आप अच्छा समझे यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे की बात पे आते हैं सर, आगे की कुछ बात करें अब खटाखट। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ाया है आपको, ये स्टैंडिंग वेव की चीजें कराई हैं। अच्छा, ये जेई एडवांस रिसेंट टाइम्स में भी अभी 1-2 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार देख लेना, आप प्रीवियस ईयर्स चेक कर लेना, जेई एडवांस में अभी रिसेंट टाइम में भी स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांस में रिसेंट टाइम्स में भी स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे बेसिकली अभी क्वेश्चन याद नहीं है, तो वो मैं आपको करा नहीं पाऊंगा, बट आप एक बार सर्च करना, आपको आपके पास अगर कि प्रीवियस ईयर्स की बुक है, हाँ जी, या कोई भी ऐसी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस गिवन है जेई के, तो एक बार देखना, उसमें स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, वो आप देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, मुझे अगर नेक्स्ट डे तक याद आ गया तो मैं करा दूंगा, या अगर मैं नेक्स्ट जो क्लास ले रहा हूँ उसमें बोल देना मुझे कि सर वो एडवांस वाला जो क्वेश्चन आपने बोला था वो करा दो, तो मैं करा दूंगा, मैं रखूंगा नेक्स्ट डे अपने पास वो क्वेश्चन, तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए, एक बार और मेंस में जेई एडवांस में आया था, मोर देन वन करेक्ट टाइप में आया था अभी, वो भी देखना, 2 क्वेश्चंस आए हैं जेई एडवांस में अभी रिसेंट टाइम्स में, ठीक है, तो वो एक बार जरा आप चेक कर लेना अपने प्रीवियस ईयर्स में, और जब वो सॉल्व नहीं हो तो आप नेक्स्ट डे जो भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो उसमें आप पहला काम यही करिएगा कि वो सवाल मुझसे करिएगा जो सवाल जेई ने पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिलहाल के लिए हम आगे की बात करते हैं, फिलहाल के लिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अब हम बेसिकली फॉर्मूला है, अब जो बता रहा हूँ ये प्योर फॉर्मूला है इस, ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ ये प्योर फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको रटना है सर, और इन फॉर्मूले पे सवाल आए हैं सर, भर भर के सवाल पूछता है जेई, जेई नहीं नीट भी पूछता है, 11th में भी सवाल आते हैं, ये प्योर फॉर्मूला है, इसमें कुछ मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं है, सब फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है सवाल कर पाओगे, नहीं याद है नहीं कर पाओगे। क्या है टॉपिक? टॉपिक है स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड, ये 2 पॉइंट्स हैं। स्टैंडिंग वेव किस पर? स्ट्रिंग पर। कैसी स्ट्रिंग? जो दोनों एंड्स पे बंधी हुई है, और स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पर, कैसी स्ट्रिंग? जो सिर्फ एक एंड पे बंधी हुई है ना। तो ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है ना, रटना है। पहला केस, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स,
भाई टॉपिक आप अपने लिए लिख लीजिएगा, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स। स्टैंडिंग वेव हम बात कर रहे हैं किस पर, स्ट्रिंग पर। कैसी स्ट्रिंग, जो दोनों एंड्स पे बंधी हुई है, ये और ये दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स पे ही आपकी स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की लंबाई मान लो कि L है। तो एक बात तो क्लियर है भाई, सबको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इस पे स्टैंडिंग, मान लो आपको ये बताया गया होगा बहुत अच्छे से 11th में, कि अगर इस स्ट्रिंग को कहीं से भी पकड़ के हम प्लक करें, प्लक, तो अगर प्लक करके छोड़ दें तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, और आप ये देखोगे कि इसका जो वाइब्रेशन है मिनिमम, मिनिमम अगर नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होगा तो ये एक लूप फॉर्म करेगा। पता नहीं क्या बोल रहा है ये पागलों की तरह। अरे भैया ये स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग का एग्जांपल है गिटार, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग का एग्जांपल है सितार, गिटार, सितार। ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कॉर्ड लगी हुई होती है, जिसके कॉर्ड को आप स्ट्रक करते हो और आपको जो डिफरेंट साउंड है वो सुनाई देता है, वो सब का सब स्टैंडिंग वेव पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग वेव क्यों बनता है, तो एक बात समझो कि अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो यहाँ से एक वेव क्रिएट हुई जो इस पॉइंट पे जाके टकराती है और टकरा के बाद लौटती है। तो एक जाती हुई वेव और एक आती हुई वेव जब दोनों ओवरलैप करती है तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि मिनिमम ये होगा, ये जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसमें मिनिमम कितने लूप होंगे, तो एक लूप होगा। दिस स्टैंडिंग वेव विल कंसिस्ट मिनिमम ऑफ वन लूप, मैक्सिमम कुछ भी नंबर ऑफ लूप्स हो सकते हैं। अच्छा एक बात क्लियर है कि ये फिक्स्ड दीवार है, ये फिक्स्ड वॉल है, ये और ये दोनों फिक्स्ड वॉल्स हैं। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स पर व्हाट आई विल गेट इज नोड। इस पॉइंट पर भी मुझे नोड मिलेगा और इस पॉइंट पर भी मुझे क्या मिलेगा, नोड। यार नहीं आया भाई, दीवार पे जो पॉइंट, रस्सी का पॉइंट कनेक्टेड है, वो दीवार के पार्टिकल को थोड़े ना हिला सकता है। हिला सकता है क्या सर, ऑसिलेट करा सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, नहीं कर नो सकता। सर। तो इसका मतलब है कि दीवार पे हमें क्या मिलेगा, नोड। तो एक बात तो तय हो गई कि दीवार पे हमेशा नोड मिलना है, ठीक है। तो इस केस में मैं ये कह सकता, अच्छा दो नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। एक नोड एक एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/4। याद रखना इसको, दो नोड के बीच की दूरी, भाई ये नोड है ये नोड है, तो इन दोनों के बीच की दूरी λ/2। इसका मतलब एल को मैं λ/2 भी लिख सकता हूँ। अब इसमें बेसिकली चीज क्या होती है, इसमें बेसिकली होता है फ्रीक्वेंसी। आपसे बोला जाएगा भाई फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी ऑसिलेट करने लगेगी ना इस तरह से सिंगल लूप में। तो इस सिंगल लूप में जब ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी का एक जनरल फॉर्मूला है v/λ। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है v/λ। और v का क्या मतलब है, तो v मतलब स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, धागे पे वेव की स्पीड, √t/μ वेयर t इज टेंशन। और अगर हम v की बात करें तो v इज इक्वल टू √t/μ, और लैम्डा की बात करें तो ये देखो λ/2 इज इक्वल टू 2l आया, इसका मतलब लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना, 2l। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की अगर हम इस केस में बात करें तो दैट विल कम आउट टू बी 1/2l √t/μ। दिस इज द सिंपलेस्ट केस। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। यार भाई नहीं आ रहा यार, इसको हम और क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। इज इट क्लियर। इसी तरह से अगर इसी स्ट्रिंग को अगर एक से ज्यादा लूप में, तो एक से ज्यादा लूप का मतलब दो लूप, एक से ज्यादा अभी लूप की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि दो लूप में ऑसिलेट करा दो ऐसे। मैं नहीं बता रहा भाई, नहीं खेल रहा, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम बोल नहीं रहे हो। यस सर। तो यहाँ पर ये λ/2, ये भी λ/2, तो ये λ/2 विल बिकम इक्वल टू L इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। मतलब अगर यही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू v/λ। v की जगह हम लिखेंगे √t/μ और ये हो जाएगा लैम्डा। इसका मतलब ये होगा 1/L √t/μ। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि F इज इक्वल टू 2/2L, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, √t/μ। ऐसा क्यों लिखा सर, ताकि मैं एक जनरल रिलेशन बना सकूं, ठीक है। ये 1/L आता है बेसिकली, उसको हम 2/2L लिख देते हैं। अब अगर आप यहां से देखो तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। क्या कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, या इसी का दूसरा एक और नाम है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। या तो सेकंड हार्मोनिक कहते हैं या क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं सर, फर्स्ट ओवरटोन। ये नाम याद होने जरूरी है। तुम्हें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या टाइम पास बात बता रही है, बट ये होना, याद होना जरूरी है। सवाल ऐसे पूछेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ
second overtone to the fifth overtone of frequency of the string tied at both ends. अब फॉर्मूला ही याद नहीं है, ओवरटोन क्या है अपने को यही याद नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हम कितना ऐड कर दें कि पहला ओवरटोन आ जाए, मतलब नया फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो कितना ऐड किया कि हमें नया फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल में ये ऊपर 1 लिखा हुआ था, कितना ऐड किया? 1 और ऐड किया, तो इसलिए ये ओवरटोन कौन सा हो गया? फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, अच्छा, ये नोट कर रहे हो ना? इसी में अगर 3 बना देता तो 3 बना देता तो ये 3/12 बन जाता, 3/12 आ जाता। 3 के लिए ये कितना आ जाता अगर ये 3 लूप सर बन रहा वो होता ना? नोट नहीं किया था। नोट नहीं किया था, मैंने इरेज कर दिया यार। चलो, अगर यही 3 लूप बना रहा होता तो ये 3/12 बन जाता। ठीक है, जल्दी नोट करो। अब नोट कर लिया सर? सर जी, यस सर। ठीक है। इसका मतलब अगर एक जनरल इक्वेशन लिखे हम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग टाइड एट बोथ द एंड्स, तो एक जनरल रिलेशन आता है इसका n डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t बाई म्यू। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक कह सकते हो आप इसको। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, या और इसको हम कह सकते हैं n-1th ओवरटोन। भाई जितना हार्मोनिक होगा उससे एक कम ओवरटोन होगा। जैसे सेकंड हार्मोनिक है तो वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है, थर्ड हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन कहते हैं, फोर्थ हार्मोनिक को हम थर्ड ओवरटोन कहते हैं। तो इसलिए n-1th ओवरटोन। और n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन ये हो सकती है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, तभी सवाल सॉल्व होंगे। इज इट क्लियर? तो इस फॉर्मूले को नोट करो, आज इतना ही रहने दो, फिर नेक्स्ट डे बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए सर। आज आपने, आपको मेरी तरफ से छोटी सी दे देना। क्या कह रहा है सलमान, क्या दे दूं छोटी सी? अच्छा, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी तरफ से अपने आप को छोटी सी पार्टी दे दूंगा, लेकिन पैसे तुझसे लूंगा सलमान भाई। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो बाद में बात करेंगे, अब नेक्स्ट डे बात करेंगे। मैं एंड कर रहा हूँ।